कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं बीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार शिक्षा एवं बिहार पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास और उसके साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में इसके योगदान, जो क्या महत्व है इसके राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का, इससे रिलेटेड जो प्रमुख तथ्य है वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ख़ास करके बीपीएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पीटी और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे, और अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वहाँ भी आपको हो सकता है दिखाई दे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आज हम बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से अंग्रेज जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1835 से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, वहाँ से मैं आज चर्चा करूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक को समझते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने बिहार में या भारत में पाश्चात्य शिक्षा को क्यों लाया, यानी पश्चिमी सभ्यता जो वेस्टर्न जो शिक्षा है अंग्रेजी, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे क्यों लाया गया। तो इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो उन्हें एक अच्छा कर्मचारी वर्ग तैयार करना था जो कि उसके काम को कर सके, उसकी भाषा को समझ सके। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी जो शिक्षा माध्यम जो है अंग्रेजी भाषा को बनाया। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भी तकनीकी विज्ञान या तकनीकी शिक्षा का जो आरंभ होगा वो लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद होगा, क्योंकि उधर जो है यूरोपियन कंट्री क्या होता है कि औद्योगिक जो भी था, तो उधर मेन रूप से जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है कि वहाँ पे गोले बारूद हथियार बनाए जाने लगते हैं वहाँ के कारखानों में। तो उधर से जो है कुछ नई तकनीक के साथ जो है भारत अपनी उपनिवेश भारत में वो अन्य उद्योग धंधों और तकनीकी शिक्षा की स्थापना करते हैं, जिसके माध्यम से जो उद्योग धंधे का विकास हो। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पाश्चात्य शिक्षा देने का मूल उद्देश्य जो अंग्रेजों का था वो उनके हितों की पूर्ति ही कर रहा था, लेकिन संयोगवश कह लीजिए कि साथ साथ जो भारतीय हित भी पूर्ति हो गए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ कि जब अंग्रेजी भाषा का माध्यम बना तो पूरे देश के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे युवक थे, वो एकत्रित होना शुरू हो गए, यानी उन्हें जो है एकता के बंधन में बांधने का एक जो है अंग्रेजी ने उन्हें एकता के बंधन में बांध दिया। जैसे कह सकते हैं जैसे बंगाली है तो उसे बंगला आता है अच्छे से, तो अगर कोई कन्नड़ है, कर्नाटक का है, साउथ इंडियन है तो उसे कन्नड़ आती है। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो दोनों आदमी जानते हों, तो वो था अंग्रेजी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, जिस कारण से पूरे भारत में जो है कम्युनिकेशन बढ़ा, संचार बढ़ा, जिस कारण से जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसकी भूमिका हुई। और इससे पहले जो भी अंग्रेजी शिक्षा आई जब भारत में, तो उसमें जो है वहाँ के जो क्लास थे या उसके एडुकेशन सिस्टम में जो पाश्चात्य जो यूरोपियन कंट्री के जो युद्ध हुए थे, गृह युद्ध हो, चाहे अमेरिकी क्रांति हो, चाहे अन्य क्रांति का, उसमें जिक्र था, चर्चा था फ्रांस की क्रांति का। तो ये सब से भी यहाँ के जो है युवक पीढ़ी जो भी थे, युवा, उनमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना जगी, जैसे फ्रांस की क्रांति से। तो ये सब भी जो है फिर बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाता है। तो ये सब चीज़ की जो भी तथ्य है इसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करेंगे, इसलिए वीडियो को अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे क्या कहने का उद्देश्य है मेरा, और ये जो शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा का क्या महत्व है बिहार के इस शिक्षा जगत में। चलिए, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के संदर्भ में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पाश्चात्य शिक्षा आया तो उसका मेन पूर्ति जो हुआ है वो ब्रिटिश हितों की पूर्ति के संदर्भ में ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद है साथ ही ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रहा, और इस शिक्षा नीति के स्वरूप को हम निम्नलिखित संदर्भ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा का विकास धीरे धीरे ही लेकिन जो है व्यापक स्तर पे होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने इसका टेबुलर फॉर्म बनाया है, आपको समझने में आसानी होगा इसके लिए। एक तरफ मैंने इसका काल लिखा है, समय, पीरियड, दूसरी तरफ बीच में मैंने पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा के बारे में मैंने बताया, तीसरा जो है कॉलम जो प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं या हम उसको तकनीकी शिक्षा भी कह सकते हैं, टेक्निकल एडुकेशन। ठीक है, तो ये तीन कॉलम में जो है
यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर जब हेडिंग दिया है उसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा का भी विकास के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा करने की बात बताई है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 19वीं सदी का जो पूर्वार्ध होता है 1800 से 1850, यानी देखिएगा इतिहास में एक शब्द है पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, ठीक है। तो पूर्वार्ध मतलब होता है हाफ से इधर। तो अगर हम 19वीं सदी का पीरियड क्या हो जाएगा 1800 से 1900। तो पूर्वार्ध की बात करेंगे तो यानी 1850 से पहले की घटना, और उत्तरार्ध की बात करेंगे तो 1850 से 1900 के बीच की घटना, ठीक है। इसको आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ 19वीं सदी है, ठीक है। तो 19वीं सदी यानी 1800 से 1900 का पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्वार्ध है, इसलिए 1800 से 1850 के बीच में पाश्चात्य शिक्षा में क्या क्या आया। तो देखिए सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पे आता है। 1835 ईस्वी मैकाले घोषणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है पूरे देश में या बिहार में जो है अंग्रेजी शिक्षा आता है, मैकाले घोषणा में, ठीक है। मैकाले शिक्षा नीति जो अंग्रेजी को माध्यम जो बनाया गया है 1835 ईस्वी में मैकाले घोषणा, इसके माध्यम से शिक्षा का माध्यम को क्या किया गया है, अंग्रेजी को बना दिया गया है। बिहार के कई क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा देने के उद्देश्य से जिला स्कूलों की स्थापना की गई, जिनमें पटना और पूर्णिया के स्कूल प्रमुख हैं या उल्लेखनीय हैं। यानी सबसे पहले जो 1835 ईस्वी में मैकाले का जो घोषणा हुआ है उसके तहत जो है बिहार में अंग्रेजी माध्यम को जो है शिक्षा में लाया गया है, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट 1844 ईस्वी में जो है एडम्स का साक्षरता सर्वेक्षण, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है कि एडम्स के द्वारा साक्षरता सर्वेक्षण किस ईस्वी में किया गया था। तो 1844 ईस्वी में। देखिए क्रमवार है 1835 उसके बाद 1844। इसके अनुसार तत्कालीन बिहार बंगाल के क्षेत्र में जो है साक्षरता दर जो बताई गई है मात्र 7.5% ही बताया गया है, यानी 100 में मात्र 7.5 यानी 8 लोग लगभग जो है साक्षर थे, बाद बाकी जो थे वो मूर्ख थे। सोचने वाली बात है कि बिहार और बंगाल में कितना न्यूनतम साक्षरता दर उस समय था। अभी फिलहाल फिर भी हम लोग जो है साक्षरता दर में पीछे हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे जो राज्य में है, ठीक है, साक्षरता दर लगभग 50% के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कि निम्न साक्षरता दर का परिचायक है, तो उस समय तो बहुत ही बुरा स्थिति था। 61% एवरेज है हमारे यहाँ। जैसे इसमें पुरुष साक्षरता दर है बिहार में वो है 71% और महिला साक्षरता दर 51% लगभग, और ओवरऑल 61% के आसपास साक्षरता दर है, ठीक है। अब देखिए 1847 ईस्वी में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल जो कि ईसाई मिशनरियां जो थी उसके माध्यम से खोला गया था, ठीक है। 1847 ईस्वी में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना की गई और ये ईसाई मिशनरियों के माध्यम से की गई थी। आगे चल करके बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी इन मिशनरियों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना हुई। तो अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र वहाँ पर था कि अपने कर्मचारी वर्ग को तैयार करना, अपने भाषा को उनको जो है दोनों कम्युनिकेट करना, ये मेन उद्देश्य था। इसलिए जो है यहाँ पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, ठीक है। 1847 ईस्वी में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 1847 ईस्वी। अब देखिए अब कुछ तकनीकी शिक्षा में क्या आता है, व्यवसायिक शिक्षा। तो शुरुआत में तो अंग्रेजों ने व्यवसायिक शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली कारण यह था क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा वो देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि व्यवसाय जो था बिजनेस वो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही वहाँ पे इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुकी थी। तो वो जानबूझ करके भी जो है तकनीकी शिक्षा या जो व्यवसायिक शिक्षा है वो अन्य देशों में नहीं पहुँचाना चाह रहे थे, जिससे कि उनका सबसे ज़्यादा जो है बिजनेस आगे बढ़े। अन्य देश के लोग जो है इसके बारे में तकनीकी शिक्षा या औद्योगिकीकरण के बारे में उतना सोच या समझ नहीं सके, ठीक है। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच एक ब्रिटिश शासन के द्वारा इस घोषणा पत्र में पहली बार व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर देने की बात की गई है। इसके लिए संबंधित स्कूल की स्थापना का सुझाव दिया गया। यहाँ बस सुझाव दिया गया है, लेकिन स्थापना नहीं दिया गया है कि अब यहाँ पर भी जो है बिजनेस स्कूल तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाए। 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना।
आपको पता होगा 1858 ईस्वी में जब पूरे देश में क्राउन का शासन हो जाता है, यानी ब्रिटिश महारानी के अधीन आपका देश हो जाता है, उसके बाद 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज, जो कि सबसे पुराना कॉलेज है, इसकी स्थापना हुई और यह बिहार में उच्च शिक्षा से संबंधित सबसे पुराना संस्थान माना जाता है। आगे चल करके बाद में 1917 में यहाँ पे कला से संबंधित 8 जो है स्नातकोत्तर या पीजी विभाग, पोस्ट ग्रेजुएशन, तथा 1919 ईस्वी में, ठीक है, विज्ञान से संबंधित जो साइंस होता है, भौतिकी रसायन विभाग की स्थापना की गई। उससे पहले यहाँ पर जो है साइंस विभाग नहीं था। पटना कॉलेज के ही तर्ज पर आगे चल करके मुजफ्फरपुर, मुंगेर, रांची, हजारीबाग जगहों पर, आदि जगहों पर उच्च शिक्षण संस्थान बिहार में स्थापित किए गए। ठीक है, अब थोड़ा सा तकनीकी शिक्षा देखते हैं। 1872 ईस्वी में, अब देखिए 1872 का समय आ गया। 1872 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। साइंस से रिलेटेड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई और इसकी स्थापना का श्रेय इमदाद अली खां के द्वारा हुआ था। ठीक है, और यह विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में बिहारियों द्वारा प्रथम संस्थागत प्रयास माना जाता है। ठीक है, ये जो पहला प्रयास है जहां साइंटिफिक सोसाइटी मुजफ्फरपुर में जो स्थापना हुई है, किसके द्वारा? इमदाद अली के द्वारा, वो बिहार का पहला प्रयास माना जाता है साइंस के क्षेत्र में 1872 ईस्वी में। आगे चल करके इसी का एक ब्रांच जो है 1873 ईस्वी में पटना में स्थापित किया जाता है, इसी का साइंटिफिक सोसाइटी का। फिर 1878 ईस्वी में आपको पता होगा बिहार में पूसा में, समस्तीपुर के पूसा में एक अनुसंधान फर्म की स्थापना हुई जो कृषि संबंधित था। बाद में आगे चलकर 1902 ईस्वी में हेनरी फिलिप के अनुदान से इसे कृषि संबंधित क्या बना दिया जाता है? शोध एवं प्रयोग केंद्र बना दिया जाता है। यानी समस्तीपुर पूसा में जो कॉलेज है, कृषि कॉलेज, सबसे पुराना कॉलेज है, इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में जो है अनुसंधान फर्म के रूप में हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसको जो है प्रयोग केंद्र एवं शोध संस्थान बनाया जाता है 1902 ईस्वी में। ये याद रखना है, समस्तीपुर पूसा। ठीक है, बिहार का एकमात्र सबसे प्रथम बनाया जाने वाला कृषि विश्वविद्यालय बाद में बन जाता है। ठीक है, इसी संस्थान को 1904 में देखिए कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। तो पूछ सकता है पूसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है। कौन? तो पूसा में स्थित जो है कृषि विश्वविद्यालय। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिला। यानी बीज हो गया, बीज पे रिसर्च करना, उसके कृषि सामग्री से जुड़े हुए जो भी है सामग्री का अध्ययन करना, या खरपतवारनाशी है, या आपका जो भी खाद है, बीज है, ये सबसे जुड़े हुए तकनीकी का विकास का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिला, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को मजबूती मिली। आपको पता होना चाहिए कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 80% आबादी किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पे निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके लिए बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होने से बहुत ही फायदा हुआ। उसके बाद है 1886 ईस्वी में पटना सिटी में एक मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना कब की गई है? 1886 ईस्वी में। इसके संस्थापक जो थे शमसुल उलेमा और मोहम्मद हसन आदि थे। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि पटना सिटी में मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल का स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? शमसुल उलेमा और मोहम्मद हसन। देखिए बीपीएससी में कोई भी क्वेश्चंस कहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए और मेंस में ये क्वेश्चंस जो है 62वीं में भी पूछे गए थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 1886 में पटना में अब देखिए भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ एक सर्वे टेनिस स्कूल की स्थापना हुई। कब? तो 1886 में ही। इसमें तकनीकी ज्ञान के विकास में सहायता मिला, भूमि सर्वेक्षण। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न कॉलेज और भी। भागलपुर में टीएनबी, ठीक है, टीएनबी कॉलेज जो है भागलपुर का सबसे प्रसिद्ध या बिहार में सेकेंड थर्ड स्थान रखने वाला कॉलेज हुआ करता था टीएनबी।
ठीक है। तो 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। फिर 1889 ईस्वी में बीएन कॉलेज, ठीक है, पटना में स्थापना की गई। और मुंगेर में एक डीजे कॉलेज है, उसकी स्थापना 1897 ईस्वी में की गई। क्रमवार तरीके से हमने लिखा है, इसलिए आपको इसको याद करने में थोड़ा सा मदद मिलेगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे साइट पे जाकर के www.competitionhub.org.in से लोड कर सकते हैं आप लोग, डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद है 1900 से 1920 के बीच में जो हमारे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो कॉलेज खुले हैं वो है, देखिए 1909 ईस्वी में पटना में लॉ कॉलेज की स्थापना की गई, लॉ, ठीक है, 1909 ईस्वी में। उसके बाद 1914 में, अभी तक देखिए नारी शिक्षा के लिए कोई भी प्रकार का कॉलेज नहीं खोला गया है, ठीक है। अब 1914 ईस्वी में उधर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, होने ही पर था। अब इधर जो है पटना में बहुत सारे जो भी उस समय के हमारे देश के महापुरुष थे उनके द्वारा प्रयास किया गया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉलेज की स्थापना की गई है महिला शिक्षा के लिए। नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा की स्थिति से संबंधित जांच पड़ताल समिति की सिफारिश पर पटना के बांकीपुर में बालिका शिक्षा संबंधित इंटर स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ पर? तो बांकीपुर, पटना में। अब देखिए 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, इसी वर्ष पटना कॉलेज के कला संबंधित स्नातकोत्तर पीजी विभाग की स्थापना हुई, जो कि मैंने ऊपर भी चर्चा किया था। उसके बाद देखिए 1917 में आता है सेंडलर आयोग। इसके सिफारिश पर अब क्या हुआ, 1917 में क्यों आया, तो इसके पीछे था रीजन प्रथम विश्व युद्ध। अब वहाँ पे क्या हुआ कि औद्योगिक जो स्ट्रक्चर था वहाँ पर इंग्लैंड में, तो उन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत था, वो अन्य देशों में भी अब उत्पादन बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि वहाँ पर जो युद्ध में बिजी रहने के कारण जो है वहाँ का उद्योग धंधा चौपट हो चुका था, या उद्योग थे भी तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो भी मिसाइल है, गन है, फैक्ट्री, ये सब का वहाँ पे विकास हुआ इस दरमियान में, ठीक है। जैसे अभी अगर कोरोना का माहौल है तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू उद्योग या कंपनी क्या है कि उससे जुड़े हुए सामग्री बना रही, लेकिन जब कोरोना जाएगा तो उससे जो तैयार हुआ प्रोडक्ट था जो भी कोरोना से रिलेटेड, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा कि मार्केट में डंप होगा, यानी उसके खरीदार नहीं होंगे, या जो उद्योग होंगे उससे जुड़े हुए जो स्पेशली उसी के लिए बने तो वो चौपट हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर अन्य क्षेत्र में विकास के लिए जो अन्य फिर से स्टार्ट करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। 1917 में सेंट्रल आयोग के सिफारिश पर अब व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा एवं डिग्री देने की आवश्यकता उसे महसूस हुई, क्योंकि अब यहीं पे इंडस्ट्री स्थापित करना था। इसके उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए 1920 से 1947, अगर उन्हें पता होता कि अब हमें जाने का समय आ रहा है तो वो इतने तकनीकी शिक्षा या कुछ भी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह नहीं यहाँ पे स्थापित करते। उन्हें लगा कि अभी हमें लंबा रहना है, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पे तकनीकी शिक्षा देना शुरू कर दिया। 1924 ईस्वी में पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो पटना में है, ठीक है, इसी के तर्ज पे बाद में जो है मुजफ्फरपुर MIT इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1925 में इंजीनियरिंग के बाद क्या है, अब मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना। फिर आगे चलकर इसी के तर्ज पर दरभंगा में भी DMCH जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। फिर 1926 ईस्वी में पटना में जो है सरकारी आयुर्वेदिक स्कूल की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर कॉलेज का दर्जा मिला। और 1926 ईस्वी में धनबाद में खनन शिक्षा से संबंधित ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई कोयला खान के लिए। उसके बाद है 1928 ईस्वी में पटना में साइंस कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। 1929 में पशु चिकित्सा वेटनरी कॉलेज की स्थापना जो है पटना में किया गया। इसके माध्यम से पशु पालन क्षेत्र में विकास एवं तकनीकी सहायता के विकास के मिली और अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। अब आता है 1929 ईस्वी का समय। इसमें एक हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, यानी हायर एजुकेशन बहुत कम लोगों के पास बिहार में था। अब साक्षर हो रहे थे लेकिन हायर एजुकेशन उनके पास नहीं था। अब 1939 में पटना में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई। आगे चलकर इससे कॉलेज का दर्जा भी मिला और पटना विश्वविद्यालय में शामिल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है 1939 ईस्वी में जो छपरा का राजेंद्र कॉलेज है तथा दरभंगा में मिथिला कॉलेज, ठीक है, LMNU ललित नारायण मिथिला कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1939 ईस्वी में। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे 2000 से अब तक। ठीक है, 2000 ईस्वी से अब तक जो नए कॉलेज हैं उसके बारे में। 2000 से अब तक में 2004 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज का ही जो है नाम बदल करके उसी को अब NIT बना दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2008 में पटना में IIT की स्थापना की गई और 2012 में पटना में एम्स की भी स्थापना की गई और 2015 में IIM की स्थापना जो है पटना में की गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे राज्य में जो है पाश्चात्य शिक्षा का क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, तो इसकी आलोचना भी हम कर सकते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने जो विकास किया, ठीक है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का, तो उसका उद्देश्य उनके जो है स्वहितों की पूर्ति करना सबसे ज़्यादा था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि इसी शिक्षा के कारण जो है भारत में राष्ट्रीय चेतना भी जग गई, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज आ गया। ठीक है, इंटरप्रेटर का काम किया, एक दूसरे को जो है लोग समझने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि देश में जो है राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो गई और यहाँ के जो युवा पीढ़ी थे उन्होंने पाश्चात्य हिस्ट्री पढ़ा, वहाँ के इतिहास को जाना, जैसे फ्रांस की क्रांति है, जैसे अमेरिकी क्रांति है, या वहाँ गौरवपूर्ण क्रांति हो इंग्लैंड की, या अन्य जो यूरोपियन कंट्री का जो समाजवाद, या जो है एशियन कंट्री का, चाहे जर्मन का नाजीवाद हो गया, चाहे आप कार्ल मार्क्स का जो थिंकिंग है वो मजदूरों से जुड़ा हुआ, इन सब चीज़ का अध्ययन किया तो स्वतः ही जो है लोगों में एक चेतना आई, एक नया पीढ़ी, एक नया समझदार पीढ़ी का जन्म हुआ और उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी योगदान निभाया। ठीक है, तो इसको हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए मेंस में भी इसको लिख सकते हैं। एक बार इसको ओवरऑल के रूप में देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? एक समय बिहार शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। प्राचीन इतिहास में अगर देखें, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय या उदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन के केंद्र थे। 1917 ईस्वी में खुलने वाला पटना विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहा, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति एवं आक्रमण्यता करने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। हाल के दिनों में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधरने लगी है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी अच्छी हो रही है, लेकिन हम उतना भी बेहतर अभी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे राजनीति जो इच्छा शक्ति है वो भी यहाँ पे जिम्मेदार है। यहाँ चूँकि हमारे राज्य में वोट की राजनीति के कारण जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। हाल ही में पटना में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हाजीपुर में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा केंद्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान खोला गया है, जो अच्छे संकेत हैं। बिहार के सभी जिलों में 2019 में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। ठीक है, तो कोशिश किया जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स हैं वह ज़्यादा संख्या में अन्य राज्यों में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जाते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या होगी, सुविधा मिलेगी। ठीक है, लेकिन प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पे भी शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने अपना भर प्रयास किया है, लेकिन फिर भी उत्तम व्यवस्था जो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम का अभी भी बिहार में नहीं हो पाया है। चलिए, अब जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं बिहार के, कुछ नाम सुन लीजिए आप, कहीं हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोधगया में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। पटना विश्वविद्यालय पटना में है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है मुजफ्फरपुर में है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में है। ललित नारायण LNMU दरभंगा में है।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में है, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। ठीक है। नालंदा मुक्त जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो पटना में है, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है पूसा समस्तीपुर में है, जिसकी चर्चा हमने किया था 1904 में जो स्थापना हुआ है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में है। चिकित्सा संस्थान है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पटना, बुद्धा दंत चिकित्सा संस्थान पटना, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, राय बहादुर टुनकी शाह होम्योपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लहरियासराय, दरभंगा कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल कटिहार, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज अस्पताल भागलपुर, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी नालंदा, एम्स पटना, मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मधुबनी। एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान का नाम सुन लीजिए। सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट भागलपुर, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय पटना, अनुग्रह नारायण सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, ललित नारायण मिश्रा सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हाजीपुर प्लास्टिक के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। केंद्रीय औषधीय शिक्षण संस्थान जो हाजीपुर में है। होटल प्रबंधन खान पान वो भी पोषाहार संस्थान होटल मैनेजमेंट से संबंधित हाजीपुर में है। प्राकृतिक जैन शास्त्र एवं अहिंसा संस्थान वैशाली में है। इस प्रकार इतने जो हैं वो शिक्षण संस्थान हमारे राज्य में हैं। और आज का टॉपिक जो है पाश्चात्य से लेकर के वर्तमान तक के शिक्षा जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आपको बताया। यहाँ से अगर क्वेश्चंस आता है तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे और मेंस भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आप मेरे साइट पे जा कर के यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है, ऊपर में भी, ठीक है। तो www.competitionhub.org.in पर जा करके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।